हेलो माय बेबीज, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? सो वी आर बैक। किसके साथ? बिजनेस लॉ के साथ। यस, मुझे लॉ बहुत पसंद है, पढ़ाना भी और पढ़ना भी, इसलिए मैं सीएस बनी। ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं? पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एलिमेंट्स एंड लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एंड एलपी, उसी में कंटिन्यू करने वाले। काफी हद तक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट 40% कंप्लीटेड है हमारा, है ना? 40% कंप्लीटेड है। ओके, तो फटाफट ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास तक अपन ने काइंड्स ऑफ पार्टनर्स तक कंप्लीट कर लिया था, इफ यू रिमेंबर। ओके, इफ यू रिमेंबर। अब हम आते हैं कुछ नए कंसेप्ट पे। ठीक है, कुछ अलग नए कंसेप्ट पे। एंड डोंट वरी, अगर आपको ये लग रहा है कि इतनी सारी चीजें मैं याद कैसे करूंगा या करूंगी, डोंट वरी। जब अपन रिवीजन करेंगे ना, इतनी बेहतरीन तरीके से अपन उसको समराइज करने वाले, स्ट्रक्चराइज करने वाले, आपको मजा आ जाएगा। बट आपको भी क्या करना है, बस मुझ पे विश्वास करते करते आपको एक एक चीज जो मैं समझाते जा रही हूँ उसको लॉजिक समझना है, उसको दिमाग में रखना है कि हाँ, ये चीज क्यों हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरह हुई थी। ठीक है। आपको बस वही दिमाग में रखना है जो मैं आपको बताते जा रही हूँ। लॉजिक समझते जाना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है हमें। ठीक है। रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक समझना है, और उसी के बेसिस पे अपन ये पूरा जो है सीएसईटी कंप्लीट करेंगे, सिर्फ लॉजिक के बेस पे। कहीं रट्टाफिकेशन नहीं करना है हमको। हाँ, अच्छा, सॉरी। बिजनेस कम्युनिकेशन के सिर्फ एक चैप्टर पे रट्टाफिकेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे लॉजिक नहीं है, वहां पे लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में रट्टा ही मारना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। बट बाकी सब में तो आप आराम से लॉजिक के साथ पढ़ सकते हो, एंड लॉजिक के साथ ही हम पढ़ेंगे। ओके। सो यस, अब बातें बहुत हो गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, क्लास का आरंभ करते हैं। आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है। बट हाँ, उसमें एक था कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कौन कौन लोग कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो बताया गया। पहला, माइनर्स नहीं है। दूसरा, माइनर्स नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है, और तीसरा, जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। ये तीन लोग कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी के साथ भी। ठीक है। आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप किसी अनसाउंड माइंड, किसी पागल व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और तीसरा, आप कोई भी जो इंसान जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, जो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाई कर दिया है, आप उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे पार्टनरशिप में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या? आप माइनर को एक केस में एडमिट कर सकते हो, जस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अच्छा, ये क्यों? इसका लॉजिक समझते हैं, क्यों हम ऐसा करें? जब उसको इनकम्पिटेंट बता दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो केपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो हम उसको पार्टनरशिप में क्यों ऐड कर रहे हैं? माइनर को क्यों ऐड कर रहे हैं? तो यार, कुछ फैमिलीज की में पार्टनरशिप ऐसी होती है कि जो चाहते हैं कि उनके बच्चों को प्रॉफिट्स मिल जाए। ठीक है, उनके बच्चों के लिए पैसा सेव हो जाए, कुछ भी ऐसा वो चाहते हैं। उनके बच्चे माइनर है, तो वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इस पार्टनरशिप में जुड़े रहे, सिर्फ सिर्फ किसके लिए? प्रॉफिट्स के लिए। उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा, ना किसी लॉसेस का, ना किसी लायबिलिटीज का, ना किसी क्रेडिट्स का। ठीक है। कोई बर्डन उनके पास नहीं रहेगा, सिर्फ जो प्रॉफिट हम कमाएंगे उनके हिस्से में भी वो जाएगा। सिर्फ उसी लिए, सिर्फ इसी चीज के लिए ना, इसी चीज के लिए जो माइनर का एडमिशन दिखाया है पार्टनरशिप में, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ इसी वजह से ये चीज, ये कंसेप्ट आया है। सिर्फ इसी वजह से। ओके। सबसे पहले तो इसमें जो ये चीज लिखी है ना, ये गलती से मेरे नोट्स में आ गई है। ये गलती से यहाँ पे आ चुकी है। ये सेक्शन नंबर 28(2) का, जो 28(2) मतलब कि होल्डिंग आउट वाला जो सेक्शन था ना, सेक्शन 28 किसका था? पार्टनर, होल्डिंग आउट पार्टनर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में था। इसको यहाँ से कट कर दो, यहाँ अपन को नहीं पढ़नी है चीज। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दो, ये इसका पार्ट नहीं है, होल्डिंग आउट वाले का पार्ट था, अपन ने पुराने में पढ़ भी लिया इसके बारे में। ठीक है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। सबसे पहले तो ये मेरे नोट्स में कर देना। बुक में, मॉड्यूल में चीज नहीं है, तो वहां पे कुछ मत करना। सिर्फ मेरे नोट्स जो हैं, अगर आप वो रेफर कर रहे हो, सिर्फ उसमें ही आपको ये करना। ठीक है, सिर्फ उसमें ही आपको ये करना। चलो, चलो अब स्टार्ट करते हैं। माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। नाउ लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या बोलना चाह रहा है।
According to Section 11 of the Indian Contract Act 1872, the decision in Mohiri Bibi versus Damodar goes, अब माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एंड अनएनफोर्सिएबल। मतलब क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 जो है वो कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। उसमें एक डिसीजन आता है, ये केस लॉ है। केस लॉ का नाम क्या है? मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष, ठीक है। ये आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ा हुआ है आपने ये केस लॉ, ठीक है। उसमें ये लिखा है कि माइनर के साथ एग्रीमेंट करना वॉइड एंड अनएनफोर्सिएबल है। वॉइड है, नहीं कर सकते, और एनफोर्स भी नहीं कर सकते, एनफोर्स भी नहीं किया जा सकता। मतलब माइनर के साथ एग्रीमेंट इज रेड फ्लैग, नहीं कर सकते, रेड फ्लैग है आपके लिए। क्या है वो? रेड फ्लैग है। सिंस एग्रीमेंट इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ पार्टनरशिप, ये तो हमने स्टार्टिंग में 5 जो इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे, 5 बूंदों वाला, है ना, 5 मैगी के जो 5 इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे अपन ने, वो क्या थे? उसमें एक था एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट भी इंग्रेडिएंट है पार्टनरशिप के लिए, वो भी असेंशियल। अब माइनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हेंस तो माइनर के साथ एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मना किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अपन एग्रीमेंट समझ रहे हैं, एंड पार्टनरशिप में एग्रीमेंट इज एन असेंशियल इंग्रेडिएंट। तो एग्रीमेंट में जब माइनर के साथ कर ही नहीं सकते, तो माइनर को अपन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर ही नहीं करवा सकते। A minor is incompetent to contract and therefore cannot become a full-fledged member। मतलब कि incompetent to contract है, माइनर को तो नहीं कर सकते, तो वो full-fledged member कभी बन ही नहीं सकता है, full-fledged partner कभी बन ही नहीं सकता है। सेक्शन 5 states the relation of partnership arises from a contract। ये तो हमको पता है कि पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब पार्टनरशिप अराइज होती है। जब दो पार्टनर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब पार्टनरशिप अराइज होती है, सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट कहता है। Therefore, partnership cannot come into existence if it consists only of one major and one minor। मतलब क्या है? मतलब क्या बोलना चाहते हो? क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक मेजर इंसान है और एक माइनर इंसान है, तो ये पार्टनरशिप कभी नहीं हो सकती। ये पार्टनरशिप कभी नहीं हो सकती। अगर एक माइनर और एक और दूसरा माइनर, दो माइनर एक साथ क्या करना चाह रहे हैं? पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, नहीं हो सकती। दो मेजर एक माइनर करना चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है, क्योंकि दो मेजर तो है ना, तो दो लोगों के पार्टनर मिनिमम होना चाहिए, दो पार्टनर्स मिनिमम होने चाहिए, हमने पढ़ा है, दो पार्टनर्स तो होने चाहिए मिनिमम, तब जाके पार्टनरशिप बन पाती है। एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं होता, टू और मोर पार्टनर्स, ये तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, टू और मोर पार्टनर्स। तो दो पार्टनर्स तो मेजर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपको माइनर को एडमिट करना है जस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, तब आप कर सकते हो, तब आप कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो। बट अगर एक मेजर और एक माइनर है, मतलब कि वो दो लोग नहीं कहे जाएंगे, वो सिर्फ एक ही इंसान कहा जाएगा, और वो माइनर को कॉम्पिटेंट नहीं मानते, नहीं ही मानते, ठीक है। तो क्या ये चीज दिमाग में बैठे रही आपके कि एक मेजर और एक माइनर पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में असेंशियल इंग्रेडिएंट है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना सकता है, वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं बना सकता है, ओके, वो फुल फ्लेजेड मेंबर नहीं बन सकता है। इसलिए पार्टनरशिप तभी एग्जिस्टेंस में आएगी जब टू और मोर पार्टनर्स होंगे, और वो दो पार्टनर्स मेजर हो। उसके अलावा किसी माइनर को एडमिट करोगे फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, देन यू कैन ऐड इट। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई? चलो अब पढ़ते हैं। सेक्शन 30 बोलता है माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स, ठीक है। सेक्शन 30 प्रोवाइड्स दैट विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की कंसेंट, अ माइनर में बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। एग्जिस्टिंग दो तीन लोगों की पार्टनरशिप है, दो तीन कंपिटेंट लोगों की पार्टनरशिप है, उसमें आप माइनर को एडमिट कर सकते हो जस्ट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म विथ अ माइनर एज अ पार्टनर। आप माइनर को पार्टनर की तरह एडमिट नहीं कर सकते, पार्टनर की तरह एडमिट नहीं होगा, ठीक है। वो पार्टनर की तरह एडमिट नहीं होता, वो सिर्फ एडमिट होता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। बेनिफिशियरी की तरह ऐड होता है, ये बोल सकते हैं कि बेनिफिशियरी की तरह ऐड हो रहा है।
A minor can only be admitted to the benefits of partnership mainly for profits, मतलब वो सिर्फ बेनिफिशियरी बन के ऐड हो रहा है, उसको सिर्फ बेनिफिट्स ही मिल रहे हैं, वो पार्टनर की तरह नहीं हो सकता। एंड जब तक सारे पार्टनर्स कंसेंट नहीं दे देते अपनी, यूनानिमस कंसेंट नहीं दे देते अपनी, तब तक माइनर को एडमिट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मान लो कि पार्टनर है हमारे ए बी सी, हमको ई को एडमिट करना, ई कौन है हमारा, माइनर है, ई है हमारा माइनर, हमें इसे एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना है। ए ने हाँ बोल दी, बी ने हाँ बोली, सी बोलता नहीं करना, सी बोलता नहीं करना, मतलब ई को हम नहीं करेंगे एडमिट, ठीक है। जब तक सी हाँ नहीं बोलेगा तब तक ई एज अ माइनर एडमिट नहीं हो सकता फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके। अब माइनर के ऊपर क्या राइट्स है, माइनर के क्या राइट्स है, जब तक वो माइनॉरिटी में है, जब तक वो माइनॉरिटी में है तब तक उसके पास क्या राइट्स है। A minor admitted to the benefits of partnership is entitled to his agreed share of profit। जो भी agreed share of profit माइनर को देना है, मान लो 20% देना है, 25% देना है, जितना भी प्रॉफिट शेयर एग्री किया हुआ है सब पार्टनर्स ने कि हम इस माइनर को एडमिट करेंगे, इतने परसेंट प्रॉफिट के लिए, उतना उसके लिए उसको देना ही पड़ेगा, वो उसका राइट है। कैन इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स भी देख सकता है। अरे क्यों, क्या करेगा देख के, माइनर बुक ऑफ अकाउंट्स देख के क्या करेगा। कैन ब्रिंग अ सूट फॉर अकाउंट्स हिज शेयर व्हेन ही इंटेंड्स टू सीव ए कनेक्शन विद द फर्म। मतलब क्या, कैन ब्रिंग अ सूट फॉर अकाउंट्स एंड हिज शेयर, मतलब कि जब भी वो फर्म से अलग होना चाहता है या कुछ भी होना चाहता है तो वो फर्म के अगेंस्ट सूट भी फाइल कर सकता है, फर्म के अगेंस्ट सूट भी फाइल कर सकता है। एक सेकेंड रुकिए। ओके, यस, ठीक है। तो समझ में आया कि राइट क्या है, कि वो एंटाइटल टू है किसके लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, जितना भी उसको प्रॉफिट देना है अग्री किया है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है एंड वो सूट फाइल कर सकता है कि किसके अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट, जब भी उसके शेयर, ठीक है, जब भी वो कनेक्शन अपना फर्म के साथ हटाना चाहता है तो वो सूट फाइल कर सकता है कि मुझे अब फर्म के साथ कनेक्टेड नहीं रहना है, या अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं तो मुझे देखने नहीं मिल रहा है, जो भी चीज की वजह से, ठीक है, तो सूट भी फाइल कर सकता है। इलेक्शन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, मतलब क्या, अब माइनर तो जिंदगी भर माइनर तो नहीं रहेगा, 18 साल के बाद वो मेजर हो जाएगा, ये तो हमको पता है, राइट। जब वो मेजर बन जा रहा है तब हम क्या करेंगे, जब वो पार्टनरशिप में था फॉर बेनिफिट्स ऑफ फर्म बीइंग अ माइनर, है ना, बीइंग अ माइनर, जब वो मेजर बन जाएगा तो क्या करना, within 6 months of attaining majority or knowing that he was admitted to benefits of partnership, ठीक है, whichever is later, मतलब कि मेजोरिटी आई उसकी, या जब उसको पता चला कि वो एडमिटेड है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, जब भी जो भी बात में आया, द माइनर मस्ट डिसाइड, मतलब 6 महीने, मेजोरिटी से 6 महीने के अंदर माइनर के पास चॉइस है कि उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो पार्टनर बन जाए या तो अपना कनेक्शन खत्म कर दे, सेवियर कर दे कनेक्शन विद द फॉर्म, सेवियर कर दे कनेक्शन विद द फॉर्म, ठीक है, मतलब अपना कनेक्शन खत्म कर दे फॉर्म से, अपना कनेक्शन खत्म कर दे फॉर्म से, या एडमिट हो जाए एज अ पार्टनर, ठीक है, या तो एडमिट हो जाए या तो चले जाए, ठीक है, दो चीज करेगा, जैसी अटेन करेगा वो मेजोरिटी, उसके 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना, ठीक है। अटेनिंग मेजोरिटी से विथ इन 6 months ही हैव टू डिसाइड कि या तो वो एडमिट हो जाएगा एज अ पार्टनर, एडमिट हो जाएगा एज अ पार्टनर, या ही विल सेवियर कनेक्शन विथ फर्म, ठीक है, या तो ही विल एडमिट एज पार्टनर और ही विल सेवियर हिज कनेक्शन विद द फर्म। क्या ये चीज समझ में आ गई, क्या इतनी बात हमको समझ में आ गई। चलो, अब बात करते हैं पब्लिक नोटिस की। He may give public notice of continuing as partner or repudiating partnership, मतलब कि जब भी वो डिसाइड करता है, जब भी वो डिसाइड करता है 6 महीने के अंदर, जब भी वो डिसाइड करता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि या तो वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ पार्टनर, या वो पार्टनरशिप से जा रहा है, निकल रहा है। If he fails to give public notice within 6 months, he is deemed to have become a partner। अगर वो 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं दे पाता, ठीक है, उसको नोटिस देना 6 महीने के अंदर, डिसाइड करना है कि वो पार्टनर बनेगा या पार्टनरशिप छोड़कर चला जाएगा, ठीक है, उसको नोटिस भी पब्लिक नोटिस में ही डालना है कि वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ पार्टनर, या तो रेप्यूडिएटिंग कर रहा है पार्टनरशिप को, मतलब खत्म कर रहा है पार्टनरशिप को अपने आप से, है ना।
अगर वो नहीं दे पाता है, if he fails to give notice within 6 months, 6 महीने के अंदर अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं दे पाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बन गया है, वो पार्टनर बन गया है। ठीक है। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, ये कौन सी नई बात आ गई कि लाइबिलिटीज कैसे आ गई पार्टनर की? अब share and liability according to section 30 subsection 3, minus liability is limited only to his share in the firm. His personal property is not liable. He is not personally liable for the acts of the firm. क्या बोल रहे शेयर ऑफ लाइबिलिटी में? ये बोल रहे हैं कि जितना उसका शेयर है, मान लो 10% शेयर है, तो सिर्फ 10% की लाइबिलिटी ही उसकी रहेगी, उतने शेयर तक की लाइबिलिटी रहेगी उसकी फॉर्म में। उसके अलावा ना उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच किया जाएगा, ना वो पर्सनली लायबल होगा किसी भी एक्ट ऑफ द फर्म के लिए, ना वो पर्सनल लाइबिलिटी के लिए एक्ट होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसकी नहीं छीनी जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, लायबल नहीं होगा, एंड वो पर्सनली लायबल नहीं होगा किसके लिए? फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म के लिए भी नहीं। जितना उसका शेयर है, सिर्फ उतने ही शेयर के लिए वो लायबल है, उसकी लिमिटेड है। पर्सनल लायबिलिटीज आफ्टर मेजॉरिटी, अभी तो माइनर है, ठीक है, तो उसके पास लायबिलिटी नहीं। मेजॉरिटी होने के बाद क्या लायबिलिटी बन रही है उसकी? जब एक बार मेजॉरिटी हिट कर देता है, जब 18 प्लस हो जाता है ना, जब 18 प्लस हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या लायबिलिटी आ रही है? इफ अ माइनर इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, he becomes personally liable like other partners. Liability extends even to acts done since admission to benefits of partnership. Oh, ये क्या बोल दिया? क्या बोल दिया ऐसा? क्या बोल दिया इन्होंने? इनने बोला कि माइनर जैसे ही इलेक्ट करता है कि वो पार्टनर बना रहेगा, ठीक है, पार्टनरशिप का उसको डिसाइड करना है। उसने बोला कि मैं पार्टनर बनूंगा इस पार्टनरशिप का, तो उस दिन से वो सारे पार्टनर्स की तरह ही पर्सनली लायबल हो जाएगा सारे एक्ट्स के लिए, ठीक है। और उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक की एक्सटेंड कर रहा है, ये लाइन पढ़ो। लाइबिलिटी एक्सटेंड्स इवन टू एक्ट्स डन सिंस एडमिशन टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि जब वो माइनर था, तब जब उसे एडमिट किया था फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, तब से लेके अभी भी जो लाइबिलिटी आ रही है ना, उसके लिए फॉर द एक्ट्स डन, जो उसने एक्ट किया है, जो उसने किया है, कोई भी एक्ट, ठीक है, फॉर्म ने किया हो, किसने भी किया हो, जो भी एक्ट किया है उसके लिए भी उसको लायबल मान सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ये कोर्ट के ऊपर चॉइस है, ठीक है। ये इवन एक्सटेंड हो सकती है, ऐसा नहीं करेंगे ही, ठीक है, ये उनके ऊपर चॉइस है, किसके ऊपर? कोर्ट के ऊपर, डिसीजन किसके ऊपर है? जज के ऊपर है, कि वो ये डिसाइड कर सकता है कि लाइबिलिटी वहां तक एक्सटेंड करानी है कि नहीं करनी। तो ये लिखा है कि कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। Election by minor within 6 months after majority or knowledge of admission, whichever is later, if the minor must elect to become a partner or to severe connection. If he fails to give public notice, he is deemed to have become a partner. ये भी एक लाइबिलिटी इलेक्शन वाली है, उसके पास लाइबिलिटी आ गई कि 6 महीने के अंदर जैसी ही मेजोरिटी होती है या उसको नॉलेज होता है कि उसका एडमिशन है पार्टनरशिप में, विचेवर इज लेटर, जो भी बाद में होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि एक बच्चे को एडमिट करके रखा है अपने पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में, माइनर है, ठीक है, वो मेजर हो गया, बट तब भी उसको पता ही नहीं है कि वो पार्टनरशिप में है कि नहीं, उसको मालूम ही नहीं कि वो पता, उसको किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने बताया नहीं, पापा ने छुपा के रखा कि अभी तो 18 साल का हुआ है, ठीक है, अभी तो उसमें दिमाग ही नहीं कुछ करने के लिए, अभी हम बता देंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म में इतना पैसा जुड़ गया उसके नाम पे, बेनिफिट आ गया इसके, इतने पैसा प्रॉफिट आ गए, तो अभी सारा पैसा निकाल लेगा, चला जाएगा घर छोड़ के। तो इसलिए उन्हें बताया ही नहीं, 25 साल का हो गया, बताया ही नहीं उसको, 25 साल का, उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो पार्टनरशिप में एडमिट है। अब 25 साल बाद उसने देखी फाइल उठा के, पूरा ड्रामा सीन देखो, है ना, उसने फाइल उठा के देखी और फिर देखा कि मेरा नाम लिखा है, मैं एडमिटेड हूँ उस पार्टनरशिप में, जो मम्मी पापा की पार्टनरशिप चल रही है, मैं उसमें एडमिटेड हूँ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनरशिप के सारे प्रॉफिट्स के लिए मैं एडमिटेड हूँ, मम्मी पापा ने बताया नहीं। अब जाके वो कन्फ्रंट करेगा और बोलेगा कि मैं जान चुका हूँ कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ और मैं इस फर्म में कंटिन्यू करने वाला हूँ एज अ पार्टनर, ठीक है। कब पता चला उसको? 18 साल में नहीं, 25 साल में पता चला। 18 मेजोरिटी आ गई थी उसकी, कब पता चला? 25 साल में पता चला उसे। तो जब उसको नॉलेज हुआ एडमिशन का, कि जब उस कि वो एडमिटेड है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, एडमिटेड है, वहां से 6 महीने के अंदर वो दे देगा पब्लिक नोटिस कि मैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में या तो एडमिट हो जाऊंगा एज अ पार्टनर, या तो कंटिन्यू करूंगा एज अ पार्टनर, या तो मैं इस पार्टनरशिप को छोड़ के जाने वाला हूँ।
उसको 6 महीने में ये देना पड़ेगा नोटिस। ये उसके ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको ये करना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है पब्लिक नोटिस, जब उसको पता चल गया उसके बाद भी कुछ नहीं करता वो, पता चलने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा वो, उस केस में उसको मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर बन चुका है। ठीक है। तो शेयर एंड लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी और इलेक्शन बाय माइनर, तीनों लायबिलिटी है किसकी? माइनर के ऊपर की। ज्यादा लायबिलिटीज नहीं, बहुत ही कम है। पोजीशन इफ ही बिकम्स अ पार्टनर, उसकी पोजीशन क्या रहेगी अगर वो पार्टनर बन गया तो? इफ द माइनर इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, अगर माइनर इलेक्ट करता है मेजोरिटी के बाद कि वो पार्टनर बनना चाह रहा है, इट्स राइट्स एंड लायबिलिटीज बिकम दोज ऑफ अ फुल पार्टनर। जो फुल पार्टनर वहां पे थे, जो उनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेगी वो किसकी हो जाएगी? माइनर पार्टनर की भी हो जाएगी। He becomes personally liable for all acts of the firm done since admission to benefits, मतलब कि ये तो इनने बोल ही दिया। पोजीशन क्या है कि भाई वो पर्सनली लायबल हो जाएगा जब से वो एडमिट हुआ था, बेनिफिट्स के लिए भी। जब से एडमिट हुआ था, जब से अभी तक के जो एक्ट्स हुए हैं सबके लिए लायबल, सबके लिए लायबल है। His share of profits and property remains the same unless altered by the agreement. उसके प्रॉफिट्स और जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे हुई थी फॉर्म के हिसाब से, वो सेम रहेंगे जब तक एग्रीमेंट को ऑल्टर नहीं किया जाता तब तक। ठीक है। एंड पोजीशन इफ ही डज नॉट बिकम अ पार्टनर, अभी तो पार्टनर बन गया मतलब कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, उसे नोटिस देके कंटिन्यू कर लिया। नोटिस देके उसने बोला कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, आई वांट टू सीवियर माय कनेक्शन विद द फर्म। अगर वो नहीं बनता है तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी? If the minor elects not to become a partner, his rights and liabilities, his rights and liabilities continue as those of a minor up to date of public notice. उसकी rights and liabilities कैसी रहेगी? माइनर की तरह ही रहेगी जब तक उस पब्लिक नोटिस उसने नहीं दिया। जिस दिन उसे पब्लिक नोटिस दे दिया, बस खत्म, कोई कनेक्शन नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कुछ नहीं, तब तक वो माइनर ही रहेगा। His share is not liable for acts of the firm done after public notice. जैसी पब्लिक नोटिस दिया उसके बाद फर्म ने कुछ भी किया, कुछ भी कर्म कांड किया, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना शेयर लेगा, निकल जाएगा। ठीक है। ही मे sue partners for his share of property and profits of firm. मान लो कि पार्टनर जो माइनर था उसने बोला कि मुझे पार्टनरशिप ज्वाइन नहीं करनी, मेरे को तो अपना मेरा पैसा दो और निकलो। ठीक है, मेरा पैसा दो, मैं निकलूं यहाँ से। पार्टनर से मना कर दिया कि नहीं देंगे प्रॉपर्टी तुम्हें, तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें तो कंटिन्यू कर, जबरदस्ती कर दी, जबरदस्ती। तो वो उन पार्टनर्स के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकता है, उन पार्टनर्स को स्यू कर सकता है कि ये मुझे मेरा प्रॉफिट नहीं दे रहे, ये मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका शेयर नहीं दे रहे हैं। ही कैन ऑल्सो स्यू, उसके पास ये राइट है, उसके पास ये राइट है। ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका माइनर वाला पूरा पॉइंट, माइनर वाला पूरा पॉइंट खत्म होता है। अब अपन इसको प्यारे तरीके से लिख ले, बहुत ही प्यारे तरीके से माइनर का पूरा पॉइंट लिख लेता है। ठीक है, चलो 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 चलो, इसको एक अच्छा माइंड मैप बनाते हैं इसके लिए। बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा, है ना? बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा माइनर एडमिटेड एज, नहीं, माइनर एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक। अब एक एक टॉपिक को अपन अच्छी तरीके से लिखते हैं। रुको जरा, मैं नोट्स खोल लूं मेरे, एक सेकंड में नोट्स खोल लूं मेरे, तो मैं आपको फटाफट लिखवाते जाती हूँ। ठीक है, एंड एक बार फिर उसको रिवाइज भी करेंगे लिखते लिखते, है ना? दोनों काम एक साथ हो जाएंगे हमारे। चलो 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 चलो। पहली बात तो कि ये था कि इसका इंट्रोडक्शन, पहली बात करते हैं पर इंट्रोडक्शन की। इसका इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था? इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ था, चलो मैं बताते जाती हूँ क्या लिखा था। ठीक है, पहली चीज कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी पता है हमको। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कंपिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 11 में ये बोलता है कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्या ये चीज सही है? क्या इतनी बात तो हमको समझ में आ गई? सेक्शन 11 ही बोल रहा है ना कि सेक्शन 5 बोलता है? सेक्शन 5 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो हैंस माइनर कैन नॉट बी फुल पार्टनर इन इन अ फॉर्म। ठीक है, माइनर कैन नॉट बी अ फुल पार्टनर इन अ फॉर्म। इसके हिसाब से माइनर नहीं हो सकता, कि माइनर क्या है? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। माइनर क्या है? इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये समझ में आ गया? बट बट ही, अच्छा, इस चीज को यहाँ नहीं लिखते, इसको इंट्रोडक्शन से हटा देते हैं। इस चीज को अपन यहाँ नहीं लिख रहे, इसको इंट्रोडक्शन से हटा रहे हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट बोल रहा है सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अच्छा, माइंड मैप आपको ऐसे ही बनाना पड़ता है। आप हर चीज पूरा पूरा नहीं लिख सकते। हर चीज आप पूरा पूरा नहीं लिख सकते, क्योंकि आप एक ही पेज में, अगर आपको 2 पेजेस की पूरी चीज को ऐसे ऐसे लाना है, एक साथ लिखे आना है, पूरा पूरा नहीं लिख सकते। आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने ये क्या लिखा है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है? कि माइनर कैन बी एडमिटेड टू अ फर्म, टू एन एग्जिस्टेंट फॉर्म। ठीक है, अच्छा, ये भी एक चीज है, इस चीज को भी याद रखो। टू एन एग्जिस्टिंग फॉर्म फॉर द फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप के लिए ऐड हो सकता है। इसके लिए कंसेंट चाहिए ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स की कंसेंट भी चाहिए, तब जाके वो एग्जिस्टिंग फॉर्म में एज अ पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। और एक और चीज लिखी है इसमें, एक और चीज लिखी है। ठीक है, ये लिखा है कि अ फर्म कैन नॉट बी फॉर्म्ड विथ माइनर एज अ पार्टनर। ठीक है, अ फर्म कैन नॉट बी फॉर्म्ड विथ माइनर एज अ पार्टनर। समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर है हमको? क्या ये भी चीज क्लियर हो गई हमको? चलो, ये भी चीज हमें क्लियर हो गई, सेक्शन 30 भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। यस, चलो अब आते हैं। अब अपन लिखते हैं पार्टनर के राइट्स क्या? राइट्स ऑफ माइनर। माइनर के पास क्या राइट है? जो माइनर है उसके पास क्या राइट है? तो ही इज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट एज पर हिज शेयर। उसके शेयर के हिसाब से जो भी प्रॉफिट बनता है उसका, उसको दे दो। उसके शेयर 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 के हिसाब से जो उसका प्रॉफिट बनता है उसको दे दो। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ही कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ही कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा, ही कैन स्यू अदर पार्टनर्स
ही कैन sue other partners, he can bring a suit for other partners। कब? जब जब उसका जब उसकी प्रॉपर्टी पे बात आती है। चलो स्यू वाली बात बस इतनी लिख देते हैं यहाँ पे। ये तो बाद में भी लिखा हुआ है उसके पास क्या है, ठीक है। ही कैन स्यू अदर पार्टनर्स, उसके पास ये भी है। क्या है उसके पास? ये भी राइट है, उसके पास ये भी राइट है। तो ये हो गए राइट्स ऑफ माइंड। अब आता है इलेक्शन ऑन अटेनिंग मेजोरिटी एंड उसके, चलो राइट्स के बाद लाइबिलिटीज लिख लेते हैं अपन। राइट्स के बाद यहाँ पे ऊपर लाइबिलिटीज लिख लेते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज लिख लेते हैं। ऐसे नहीं लिखेंगे क्या? कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेते हैं। लाइबिलिटीज ऑफ माइनर। माइनर के ऊपर क्या लाइबिलिटीज हैं, वो भी तो हमको जाननी है। वो भी तो हमको जाननी है। तो क्या क्या लाइबिलिटीज है? पहला तो है शेयर इन लाइबिलिटी। और इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें ये बोल रहे हैं कि जितना लिमिटेड टू हिज शेयर इन फर्म, ठीक है। हिज शेयर इन फर्म उतनी ही लाइबिलिटी, ठीक है। और इसमें लिखा है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई नहीं जाएगा। क्रॉस कर दो, ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई नहीं जाएगा। एंड ही इज पर्सनली लायबल भी नहीं है फॉर द एक्ट्स, ठीक है। पर्सनली लायबल भी नहीं है, ठीक है। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज बोल रहे हैं पर्सनल लायबिलिटी आफ्टर मेजॉरिटी। मेजॉरिटी के बाद क्या पर्सनल लायबिलिटी रहेगी? तो उसकी मेजॉरिटी का क्या रहेगी? मेजॉरिटी के बाद अगर वो मेंबर बन जाता है, इफ ही बिकम्स मेंबर, ठीक है। अगर वो मेंबर बन जाता है तो उस केस में लाइबल लाइक, इसको यहाँ से हटाओ, इस एरो को यहाँ से हटाओ एक पल के लिए यहाँ से। ही इज लाइबल लाइक अदर पार्टनर्स, ठीक है। ही इज लाइबल लाइक अदर पार्टनर्स। और दूसरा के लाइबिलिटी इवन एक्सटेंड्स, कब तक एक्सटेंड होगी? लाइबिलिटी इवन एक्सटेंड्स फॉर एक्ट्स डन सिंस हिज एडमिशन फॉर बेनिफिट्स, ठीक है। ये भी दो चीज यहाँ पे लिख दी मैंने। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? चलो ठीक है, ये भी क्लियर हमको हो गया। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात बोल रहे हैं इलेक्शन बाय माइनर, ठीक है। इलेक्शन बाय माइनर। अब इसके लिए अपन अलग से एक वो बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ तक का, यहाँ तक की ये तीन बात ठीक है। इलेक्शन ऑफ माइनर अपन एक और से अलग से पढ़ रहे हैं, एक और से अच्छे बना रहे हैं, है ना। नेक्स्ट बात बोल रहे हैं इलेक्शन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। इलेक्शन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, जब मेजॉरिटी करेंगे तो कब इलेक्शन क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेजॉरिटी आई तो ये बोल रहे हैं कि विथ इन 6 months, विथ इन 6 months हैव टू गिव क्या? पब्लिक नोटिस, ठीक है। विथ इन 6 months हैव टू गिव। 6 months कब से? विथ इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ
मेजॉरिटी और फ्रॉम डेट ऑफ मेजॉरिटी और नॉलेज ऑफ एडमिशन, ठीक है, और नॉलेज ऑफ एडमिशन विच एवर इज लेटर, ठीक है, समझ में आया? विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ मेजोरिटी और नॉलेज ऑफ एडमिशन विच एवर इज लेटर, वहां से आपको क्या देना है? हैव टू गिव पब्लिक नोटिस। हैव टू गिव पब्लिक नोटिस किस चीज का? पब्लिक नोटिस देना है किस चीज का? किस चीज का? कि ईदर, कि ईदर, चलो ऐसे नहीं लिख रहे यार, हैज टू गिव पब्लिक नोटिस के कि ये या तो ही विल कंटिन्यू एज पार्टनर, ठीक है, और सेवियर फ्रॉम फॉर्म। मतलब क्या हुआ? या तो पार्टनर की तरह रहेगा या तो पार्टनरशिप छोड़ देगा, या तो पार्टनर की तरह रहेगा या तो ही विल सेवियर हिज कनेक्शन विद द फॉर्म, सेवियर फ्रॉम फॉर्म, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? ओके। अब नेक्स्ट चीज आती है, एक सेकेंड ना मैं देख लूं। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो इतनी बात तो अपन ने यहाँ पे देख ली, इतनी बात तो अपन ने इस पूरे चार्ट में देख ली। एक मिनट ना। हाँ, इस पूरे चार्ट में आपने कितनी बातें समझ ली, कितनी सारी बातें आपने इस पूरे एक चार्ट में समझ ली है, समझ ली है। पूरे एक चार्ट में आपने इतनी बातें समझ ली है, ठीक है। अब अपन को एक और चीज लिखनी है, इलेक्शन ऑफ ऑन अटेनिंग मेजोरिटी में पोजीशन डालना है, बस पोजीशन डालनी है मुझे, कि पोजीशन इफ ही बिकम्स अ पार्टनर एंड इफ ही डज नॉट बिकम अ पार्टनर, मुझे बस वो चीज डालनी है। अब मैं उसको कहाँ पे एडजस्ट करूँ, कहाँ पे एडजस्ट करूँ? चलो मैं उसको अलग से लिख दे रही हूँ, आप भी उसको अलग से इसी का पॉइंट लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ। पहला अपन ने ये पढ़ा था, दूसरा ये लिखा है, तीसरा अपना ये है, चौथा अपना ये है, और पांचवा अपना ये, ठीक है। पांचवे पॉइंट को मैं नीचे कंटिन्यू कर रही हूँ। फिफ्थ पॉइंट कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन ऑन अटेनिंग क्या? मेजॉरिटी, इलेक्शन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, ठीक है। जब इस चीज की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें पोजीशन देखना है हमको कि मेजॉरिटी अटेन करने में पोजीशन क्या रहेगी अगर वो पार्टनर बन जाता है और अगर नहीं बनता है। इफ ही बिकम्स अ पार्टनर, ठीक है, एंड इफ ही डज नॉट बिकम पार्टनर, ठीक है, या तो पार्टनर बनेगा या तो पार्टनर नहीं बनेगा, ठीक है। दोनों केसेस में अपन देख लेते हैं क्या होता है। अगर वो पार्टनर बन जाता है तो क्या होगा? अगर वो पार्टनर बन जाता है तो क्या होगा? तो पहली चीज होगी कि हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी सेम, विल बी सेम एज अदर पार्टनर्स, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि वो पर्सनल लाइबिलिटी हो जाता है, बिकम्स पर्सनली liable for the acts since admission for बेनिफिट्स, जब से बेनिफिट्स फॉर एडमिशन फॉर बेनिफिट्स हुआ है उससे उससे लेके जितने तक अभी तक एक्ट्स हुए हैं, ठीक है, जब से लेके अभी तक जितने एक्ट्स हुए उसके लिए वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। तीसरा, तीसरा कि उसका शेयर ऑफ प्रॉपर, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी विल बी सेम unless
ऑल्टर्ड इन अग्रीमेंट। जब तक अग्रीमेंट में ऑल्ट्रेशन नहीं आएगा तब तक उसके प्रॉफिट्स और जो उसकी प्रॉपर्टी में शेयर है, पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स और प्रॉपर्टी में शेयर है जो माइनर के टाइम पे थे वही उसके रहेंगे जब तक अग्रीमेंट में ऑल्टरेशन नहीं हो जाता। ठीक है, ये तो हो गई बात किसकी, ये बात हो गई अगर वो पार्टनर बन जाता है। अगर वो पार्टनर नहीं बनता है तो क्या पोजीशन रहेगी, यहाँ पे लिख दो पोजीशन ऑफ माइनर। ठीक है, पोजीशन ऑफ माइनर, यस। ओके, अगर वो पार्टनर नहीं बनता है, पार्टनर नहीं बनता है तो क्या होगा, उसके हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू एज माइनर टिल डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, टिल डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। ठीक है, उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज कब तक कंटिन्यू रहेंगे एज अ माइनर, जब तक उसका पब्लिक नोटिस वो नहीं दे देता, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता। सेकेंडली, his share is not liable for acts done after public notice। ठीक है, तीसरा, he may sue partner for his share of property and partners of जो मैं sue वाला पढ़ा था कि he can sue partners for his share, ठीक है, in profits and property। क्या ये बात हमको समझ में आ गई है, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें क्या समझ में आ चुकी है, और इतना जो मैंने लिखवाया है क्या आप इसको लिख भी लोगे, समझ भी लोगे एंड हो भी जाएगा आपसे। नाउ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज कि आप इसको लिखो, अच्छे से मॉड्यूल रीड करो, नोट्स रीड करो, ठीक है, एंड इसको अच्छे से माइंड मैप कर लो, है ना, माइंड मैप कर लो, अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। एंड एक और मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ अभी, कि हर दिन ना जो पढ़ रहे हो लास्ट के 1 घंटे, मतलब कि सोने वाले हो उसके आधे घंटे पहले, एक बार लास्ट के आधे घंटे पहले जो भी आज पढ़ा है उसको एक बार गो थ्रू कर लो, ऊपर ऊपर से देख लो क्या क्या पढ़ा है, रिवाइज कर लो, ठीक है। एंड हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते भर का भी रिवाइज कर लो, 2-3 घंटे बैठ के पूरा रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा ना, इससे ये होता है कि आपको ना हर चीज रिवाइज होती जाती है, जब तक रिवाइज नहीं होगी वो आपके दिमाग से निकलती जाएगी। हमेशा याद रखना, जो चीज आप बार बार करते हो ना वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो अगर बार बार एक चीज रिवाइज करते रहोगे ना वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर आप एक बार पढ़ के सोच रहे हो कि मैं सीएसईटी क्लियर कर लूं इस बार का, नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सीएसईटी का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, रीस्ट्रक्चर हो चुका है। अब आपको सिर्फ 10 दिन पढ़ के एग्जाम देके आप नहीं क्लियर कर सकते सीएसईटी। तो अभी रिवीजन तो जरूरी है, नहीं तो सीएसईटी क्लियर ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होमवर्क है कि आप इसको पढ़ो, रिवीजन करो एंड इसको लिखो, एक बार मॉड्यूल रीड करो, ये तो आपको करना है, नॉन निगोशिएबल है। जो जो मैं बोलते जा रही हूँ ना करते जाओ, जैसे मैं बोल रही हूँ जस्ट हैव फेथ इन इट एंड करते जाओ। जैसे ही आप ये सब करने लग जाओगे ना आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने इतना पढ़ लिया है, हमने इतना कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सब अपने आप आराम से हो जाएगा एंड हम क्लियर भी कर लेंगे एग्जाम्स, ठीक है। चलो अब आज की क्लास हम यहीं पे डन करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।